हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। मैं मरीविन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे, राइट। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उदासीनता वक्र, और इसे हम तटस्थता वक्र के नाम से भी जानते हैं, जिसे इंग्लिश में हम इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में ये दोनों में से कोई भी वर्ड पूछा जा सकता है, इसलिए आप दोनों वर्ड को ध्यान से याद कर लीजिएगा। और एक और बात कि ये जो टॉपिक है इनसे क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्ग के भी बनते हैं, शॉर्ट के भी बनते हैं, वेरी शॉर्ट के भी बनते हैं, और तो और एमसीक्यू के भी आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है। ठीक है, आगे देखेंगे हम इसका, जान लेते हैं कि इसका विचारधारा सर्वप्रथम कौन लाया, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उदासीनता वक्र की विचारधारा को सर्वप्रथम हिम्स एवं एलम ने प्रस्तुत किया था। ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि हिम्स एवं एलम ने इसका विचारधारा को सर्वप्रथम लाया था। ठीक है, आगे देखिए, यह क्रमवाचक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ये भी आप नोट कर लीजिए, ये सब एमसीक्यू में पूछा जाता है जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपको एमसीक्यू की नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, जिनमें उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन क्रम सूचक प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन कैसे किया जाता है? क्रम सूचक दृष्टिकोण से किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, क्रम सूचक दृष्टिकोण यह बताता है कि उपयोगिता को इकाइयों के संदर्भ में नहीं मापा जा सकता। क्रम सूचक दृष्टिकोण क्या बताता है कि उपयोगिता को कभी भी इकाइयों के संदर्भ में नहीं मापा जा सकता। तो इसे हम कैसे मापेंगे? इसे केवल वरीयता क्रम 1 2 3 4 देकर व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसे सिर्फ वरीयता क्रम में हम मापेंगे कि एक रोटी खाए, दूसरी रोटी खाए, ऐसे। ठीक है, आगे देखिए, इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है कि उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से संबंधित उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करता है। ठीक है, आगे इसे और अच्छे से समझेंगे कि उदासीनता वक्र है वो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से संबंधित उपभोग के व्यवहार की व्याख्या करता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी सिर्फ दो वस्तुएं होती हैं जिनकी विभिन्न संयोगों को जिससे उपभोक्ता संतुष्ट हो, ऐसे के व्यवहार को ये व्याख्या करता है। ठीक है, आगे देखिए, उपभोक्ता का व्यवहार उसकी उदासीनता अनुसूची यानी कि इंडिफरेंस कर्व द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन होता है। ठीक है, तो कैसे दिखाया जाता है? उदासीनता अनुसूची में दिखाया जाता है इनके व्यवहार को। उपभोक्ता को समान संतुष्टि देने वाले दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग उदासीनता अनुसूची अथवा तटस्थता समूह बनाते हैं। ठीक है, इनमें इस अनुसूची में क्या होता है कि सिर्फ दो वस्तु, ठीक है, सिर्फ ऐसे दो वस्तुओं को लिया जाता है जो और दो वस्तुओं के अब सभी संयोगों को दिखाया जाता है जो कि उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्रदान करें। ठीक है, उपभोक्ता उन्हीं में से चुनकर वस्तु को क्रय करता है या फिर उसका उपभोग करता है। ठीक है, आगे देखिए, इसी उदासीनता अनुसूची को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करने पर हमें क्या मिलता है? उदासीनता वक्र प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जब इस अनुसूची को हम जब ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो हमें वक्र प्राप्त होगा। अब इसी चीज़ को हम प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार समझ लेते हैं। उदासीनता अनुसूची वह अनुसूची होती है जो कि दो वस्तुओं के ऐसे सभी संयोगों को बताती है जिनसे किसी व्यक्ति को या फिर उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यदि इस तटस्थता अनुसूची को एक रेखा के रूप में दिखाया जाता है तो तटस्थता रेखा या फिर उदासीनता रेखा प्राप्त होती है। हमने यही चीज़ अभी समझा कि सभी संयोगों को दिखाया जाता है दो वस्तुओं के जो कि एक समान संतुष्टि प्रदान करती है। ठीक है,
अब आगे हम देख लेते हैं इसका ये टेबल है। इस टेबल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि इसमें देखिए ये सभी संयोग दिए हुए हैं और ये वस्तु x है, वस्तु y, क्योंकि इसमें सिर्फ दो वस्तुओं को लिया जाता है इसलिए ये दोनों वस्तु के संयोग हैं। ठीक है, और ये क्या है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। यहाँ देखिए डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x। डेल्टा का मैंने पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, तो मतलब x, वस्तु x में परिवर्तन और वस्तु y में परिवर्तन। तो देखिए इसको, यहाँ पे x वस्तु है, यहाँ पे y वस्तु है। संयोग A में क्या हो रहा है कि x वस्तु 1 है और y वस्तु 12 है। ठीक है, तो इसका अभी ये मैं बाद में आपको बताऊंगी। और उसी हिसाब से ये जब संयोग B में ये y वस्तु 2, तो सॉरी x वस्तु 2 है और y वस्तु 8 है। C वस्तु में जब इसमें देखिए हो क्या रहा है कि हमें एक वस्तु की इकाइयों को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की इकाइयों को हमें घटाना पड़ रहा है, क्योंकि हमें x वस्तु की इकाइयों को बढ़ाना है। देखिए हम इसमें x वस्तु की इकाइयाँ बढ़ रही हैं, 3 से 4 हो गई, फिर 5 हो गई, और y में क्या हो रहा है कि 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो रहा, मतलब क्या इसमें लगातार घट रही हैं। ठीक है, तो आगे इसमें देखिए अब प्रतिस्थापन। अब ये कैसे निकाला जाता है, अब क्योंकि पहले हम नहीं कर सकते, दूसरे से ही स्टार्ट होता है। इसमें कैसे वो देखिए, इसमें ध्यान दीजिए और इसमें ध्यान दीजिए कि इन सब के बीच में डिफरेंस कितना है। यहाँ पे देखिए 2, 3, 4, 5, यानी कि इन सब के बीच में सिर्फ 1 का डिफरेंस है। ठीक है, और इसमें देखिए 8 है, 5 है, 3 है, 2 है, इसमें सबका अलग अलग डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए x, ये x वाला है, x वाले में सबका 1x है। क्यों? क्योंकि सब में डिफरेंस 1 है, सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे देखिए सब में 1x 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 आ गया है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस अलग है। यहाँ देखिए 12 और 8 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, इसलिए 4y। 8 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, इसलिए 3y। 3 और 5 और 3 के बीच में कितना गैप है, 2 का, इसलिए 2y। देखिए सामने वाला कैसे लिखना है, एक ऊपर में माइनस करके यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए 3 और 2 में माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए 1y। ये आप इसमें कोई भी नंबर ले सकते हैं, अपने मन से लेना होता है, एग्ज़ाम में कोई दिया हुआ नहीं रहता है, इसलिए आप ऐसा ही कंफर्टेबल नंबर लीजिएगा। मेरी मानिए तो आप यही नंबर लीजिए तो आपको कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, आगे हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसी के अनुसार इसका ग्राफ भी है। इधर वस्तु y दिया हुआ है, इधर वस्तु x दिया हुआ है। ठीक है, जब देखिए x वस्तु 1 है तो y वस्तु 12 था। अब क्योंकि हमें x वस्तु हम बढ़ा रहे हैं तो y वस्तु घट कर 8 हो गया। y वस्तु हम x वस्तु और बढ़ाएं, 3 कर दिए तो y वस्तु घट कर 5 हो गया। x वस्तु को 4 कर दिए बढ़ाकर तो y वस्तु और घट कर 3 हो गया। ऐसे ही देखिए ये 2 हो गया घट कर, और जब वस्तु को हम 6 कर दिए x वस्तु को तो ये घटकर 0 पे आ गया। अब ये जो सभी संयोग बने हैं, ठीक है, ये सभी संयोग बने हैं, तो इन सबको जो छू कर लाइन निकलता है इसे ही हम इंडिफरेंस कर्व के नाम से जानते हैं, यानी कि उदासीनता वक्र है ये। ठीक है, और ये देखिए संयोग A है, B है, C है, D है, E है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। ये हमारा ग्राफ भी कंप्लीट हो गया। और ग्राफ में कभी भी ये नीचे रेखा चित्र उदासीनता वक्र लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। सारे चीज़ ग्राफ में लिखना ज़रूरी होता है और स्पष्टीकरण भी ज़रूरी होता है। मैंने नहीं लिखा लेकिन आप ज़रूर लिखिएगा एग्ज़ाम में, नहीं तो आपके पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आगे देखिए उदासीनता वक्र के या फिर अनधिमान वक्र के गुण या विशेषता है। अनधिमान या फिर उदासीनता वक्र, ये सब इसी का नाम है, इसी के कई नाम हैं। ठीक है, तटस्थता वक्र 3 हिंदी में नाम है। अनधिमान वक्र हमेशा मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, जैसा कि हमने ऐसा देखा था कि ये उन्नतोदर होता है, ये मूल बिंदु है और ये उसका उल्टा मुंह है, इसे हम उन्नतोदर कहते हैं। ठीक है, जिसका मूल कारण होता है कि प्रतिस्थापन की घटती हुई सीमांत दर। अभी हमने प्रतिस्थापन दर देखा था, वो लगातार घट रही थी। ठीक है, आगे देखिए दूसरा, इसमें क्या है,
कि अनधिमान वक्र नीचे की ओर ढालू होता है, जिसका कारण है जब उपभोक्ता अगर एक वस्तु का अधिक उपभोग या फिर उपयोग करना चाहता है तो दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी करनी होगी ताकि कुल उपयोगी समान रहे। क्योंकि इसमें कुल उपयोगी समान रहते हैं तो हमें एक वस्तु की अगर मात्रा बढ़ाना है तो दूसरी वस्तु की मात्रा को ऑब्वियसली हमें घटाना ही पड़ेगा। अभी हमने ऊपर में समझा भी था, ठीक है। इसलिए इसका जो है वक्र नीचे की ओर ढालू होता है। ये लिख लीजिए, एमसीक्यू में पूछा जाता है। आगे देखिए, अनधिमान वक्र एक दूसरे को कभी भी नहीं काटता है क्योंकि उच्चतम अनधिमान वक्र संतुष्टि के उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। ये देखिए ऐसा भी कर्व होता है, ऐसा भी ग्राफ होता है। ये ग्राफ है, ये देखिए एक, ये दो इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। ये एक दूसरे को, ये जो लाइन है कभी नहीं काटता है क्योंकि एक दूसरे को का प्रतिनिधित्व करता है। आइए आगे देख लेते हैं। उच्चतम अनधिमान संतुष्टि के उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। जो उच्चतम अनधिमान वक्र होता है वो संतुष्टि के उच्चतम स्तर को प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। आगे देखिए, अनधिमान वक्र कभी एक्स या वाई अक्ष को नहीं छूता है। ये हमारा ग्राफ हो गया, ये वक्र हो गया। ये कभी भी न वाई अक्ष को छूता है न एक्स अक्ष को छूता है, कभी भी वाई अक्ष को नहीं छूता है, ये ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है। आगे देखिए, बढ़ते हुए ढलान की स्थिति में अनधिमान वक्र उत्तल होता है, ठीक है। कैसा होता है अनधिमान वक्र? उत्तल होता है। यहाँ देखिए, अनधिमान वक्र हमेशा बढ़ने की स्थिति में उत्तल होता है और स्थिर ढलान की स्थिति में अनधिमान वक्र सीधी रेखा में ऐसे निकल जाएगा। ये ऐसे उत्तल इसको कहते हैं और ये सीधी रेखा में निकल जाएगा अगर ढलान स्थिर रहेगा तो। आगे हम इसकी अनधिमान वक्र के मान्यताओं को देख लेते हैं। उपभोक्ता के पास एक निश्चित राशि है जो दो वस्तुओं पर व्यय की जा सकती है। इसमें यह माना गया है कि उपभोक्ता के पास एक निश्चित राशि ही होनी चाहिए, ठीक है, जो कि सिर्फ दो वस्तुओं पर ही ये व्यय कर सकता है, तभी ये वक्र लागू होगा, ठीक है। आगे देखिए, यह मान लिया गया है कि उपभोक्ता संतृप्ति के स्तर पर नहीं पहुंचा है, वह हमेशा दोनों वस्तुओं की वरीयता करता है। इसमें यह माना गया है कि उपभोक्ता अभी संतुष्ट नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए वह हमेशा क्या करता है, दोनों वस्तुओं में कंपेयर करते रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसलिए सभी संभावित संयोगों को दिखाया गया होता है। आगे देखिए, ये हमारा नीचे आ गया था, देखिए यह मान लिया गया है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई है, यानी कि ह्रासमान है। अभी हमने देखा था कि जो सीमांत दर था वो लगातार घट रहा था, इसका मतलब कि वो ह्रासमान है, ठीक है। हाँ, उपभोक्ता एक विवेकशील व्यक्ति है जिसका जिसका अंतिम उद्देश्य क्या होता है, संतुष्टि को अधिकतम करना। इसमें यह माना जाता है कि जो भी उपभोक्ता है वो बहुत ही विवेकशील व्यक्ति है, ठीक है, जो क्या चाहता है, अधिकतम संतुष्टि चाहता है, ठीक है, संतुष्ट होना चाहता है, उसका यही उद्देश्य है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।